गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा जो यूनिट नंबर 1 है दैट इज़ थ्योरी। मैं उसको देखती हूँ किस हिसाब से हमारे पास टाइम है तब हम करते हैं। बट बाकी के जो 3 चैप्टर है उसमें अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल के आई हैव कंप्लीटेड 2 सम्स। क्योंकि ये चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने 2 सम में उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। लेटर ऑन अगर टाइम मिला तो उसके और सम हम करेंगे। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, बिकॉज डिबेंचर इज वेरी मच सिमिलर टू शेयर कैपिटल। अगर आपको शेयर कैपिटल अच्छे से आता है तो डिबेंचर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट फिर भी यूनिट 4 के बाद आई विल शिफ्ट टू यूनिट 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 4, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। आपको ये याद रखना है कि ये जो फाइनल अकाउंट में चेंजेस आए हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये नीचे ब्रैकेट में लिखा है वो है जिसे मैं पढ़ूंगी, अब ध्यान से सुनिए। मैक्सिमम 20 बैलेंस इज टू बी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस एंड मैक्सिमम 4 एडजस्टमेंट टू बी आस्क इन फुल क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि आपका एक पूरा सम पूछा जाता है तो उस पूरे सम के अंदर आपको जो ट्रायल बैलेंस दिए उसमें 20 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं दिए जाने चाहिए, बैलेंसेस जो देते हैं वो, और एडजस्टमेंट आपको मैक्सिमम 4 देने चाहिए। तो ये एक फॉर्मेट है क्वेश्चन का कि इस तरह से आपके एग्जाम में होगा। तो आपको उस बेस पर अगर हम चलें तो एमकॉम सेमेस्टर 2 में अभी राइट नाउ फाइनल अकाउंट आता है तो वो जो लेवल है उतना टफ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड दैट इज फॉर्मेट। अब यहाँ पर देखिए ऑन द पेज नंबर 192 यू हैव दिस स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। आपका जो अकाउंट बनेगा वो बैलेंस शीट जो बनेगी दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बट एज पर शेड्यूल नंबर 3। तो ये आपका फॉर्मेट है, स्पेसिमेन है बैलेंस शीट का। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर मैं आपको बैलेंस शीट का स्पेसिमेन एक्सप्लेन करूंगी और उसके साथ जो नोट्स बनाने आते हैं वो एक्सप्लेन करूंगी। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो वी विल डू वन शॉर्ट सम, तो वो हमारा फर्स्ट होगा लेक्चर। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑन दिस फाइनल अकाउंट मैं आपको एक बैलेंस शीट ही बनाने वाला एक सम करवाऊंगी एंड देन वी विल शिफ्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल डू दिस, तो इतना टफ नहीं है। नाउ ये जो फॉर्मेट है दैट इज अ फुल फॉर्मेट। आपका क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा जहां पर हर एक चीज एंटर होगी। कहा ना मैक्सिमम 20 ट्रायल बैलेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है that will start with equity and liabilities and second part is assets। equity and liabilities का टोटल ये रहा और assets and जो assets हैं उसका टोटल यहाँ पर आएगा और ये टोटल सेम होना चाहिए। दैट इज योर बैलेंस शीट, कहते हैं कि टैली हो गई। ठीक है, तो जो फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज उसमें शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आपके ट्रांजेक्शन में ये दोनों होंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नाउ शेयर कैपिटल विल बी नोट नंबर 1। नोट के नंबर्स ऊपर नीचे होंगे, दैट विल डेफिनेटली नॉट क्रिएट एनी इश्यू। लेकिन ये है कि भाई आपकी लायबिलिटीज के नोट्स फर्स्ट होंगे और उसके बाद असेट्स के कंटिन्यू होंगे। तो वो नोट जैसे शेयर कैपिटल फर्स्ट नोट है, सेकेंड नोट रिजर्व एंड सरप्लस है एंड थर्ड नोट लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। अगर फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है तो फर्स्ट नोट ये होगी और सेकेंड नोट लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो सकती है। सो नोट इधर उधर नंबर हो तो उसका कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है। ओके, सो फर्स्ट नोट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपके ऑथोराइज शेयर कैपिटल टोटल है पर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, तो जिसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस ज्यादातर होते हैं उसमें कॉल इन एरियर्स माइनस करते हैं और फोरफिटेड शेयर्स प्लस करते हैं। तो दिस इज नंबर ऑफ शेयर है ना, ये जो अंदर है और यहाँ पर रुपीज है। चलिए, उसके बाद हमारा सेकेंड नोट है रिजर्व एंड सरप्लस। सारे रिजर्व्स जो हम जानते हैं पर मेन इंपॉर्टेंट रिजर्व्स और जो कॉमन है दैट इज कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, है ना, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन, फिर ये वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड एक ये आता रहता है। तो ये सारे रिजर्व से कई बार ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं तो उसे हम ऐड करते हैं। तो जनरली इतना सब कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, सिंपली दे विल गिव यू रिजर्व्स नेम। नाउ द थर्ड, वैसे तो सेकेंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अमाउंट, पर ये जनरली नहीं होता है। तो शेयर होल्डर्स फंड के बाद सीधा हमारा जो
सम है यहाँ आ जाता है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये होता है जिसमें मैं राइट मार्क्स कर रही हूँ ना, वो डेफिनेटली होता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है, तो दैट इज योर लॉन्ग टर्म डेप्ट, दैट इज डिबेंचर, जब आप इश्यू करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट होती है, एडवांसेस लेते हैं, तो ये सब आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। अगेन देयर आर सर्टेन फिक्स्ड काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स, लोन्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, एडवांसेस हैं, तो वो ये इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नोट आएगा, ये तो ये है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये जनरली नहीं होता है, ये आप एमकॉम में आएंगे उसमें आएगा। दो होते हैं, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डिफर्ड टैक्स असेट नेट, ये यहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ें आपको मास्टर में मिलेगी, मीनिंग आपको कभी बाद में आराम से फुर्सत से समझाऊंगी। चलिए, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी होता है। मैं ये नोट 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। नोट नंबर 4, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसके अंदर आपके जो ये पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, ये हार्डली होता है कि भाई क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आपके पास इतने हैं जो आप बैलेंस शीट के 12 महीने बाद दे, तो ये नहीं होता है। नॉर्मल क्रेडिटर्स और नॉर्मल बिल्स पेबल होता है। अदर लायबिलिटीज जो है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये हो सकता है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जनरली बहुत कम आता है। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 5, सारे प्रोविजन्स, आप सब प्रोविजन्स के नाम जानते हो। प्रोविडेंट फंड है एक, ये स्टाफ पेंशन फंड, और एक वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। वर्कर कंपनसेशन फंड रिजर्व होता है, जबकि वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड एक टाइप्स ऑफ लायबिलिटी होता है जिसे हम प्रोविजंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी करंट लायबिलिटी जो है उसमें आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, तो दैट इज हमारा जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग था उसमें लोन्स वगैरह था, पर फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड इज वेरी लॉन्ग। यहाँ पर कैश क्रेडिट एक है जो आता है, आप उसे कम जानते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। देन वी हैव डिपॉजिट, देन सारे लोन्स जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद आता है ट्रेड पेबल्स, ये डेफिनेटली होगा, जिसमें मैं डॉट्स करूँ ना वो तो डेफिनेटली आपके सम में होगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन वी हैव लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, देन वी हैव प्रोविजंस, देन वी हैव दिस ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में क्या होता है, तो ट्रेड पेबल में आपके क्रेडिटर्स होते हैं। ये भी एक चीज़ मैं बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि पूरी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल होते हैं, तो अगर सिर्फ आपके पास क्रेडिटर्स ही है तो आप सिंपली ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स करके सीधा बैलेंस शीट में लिख सकते हैं, इसके लिए नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों मेन होते हैं इसमें। देन वी हैव अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में मेन ये आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये दोनों खास होते हैं। अनपेड डिविडेंड ये भी होता है, ठीक है। तो ये अदर करंट लायबिलिटीज आपका नेक्स्ट नोट होगा। देन वी हैव शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप सब जानते हो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, तो ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं। एक प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, ये सब कम होते हैं, एडजस्टमेंट आपकी यही ज्यादा होते हैं। चलिए, तो एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी रहता है। देन वी हैव दिस असेट साइड। असेट साइड में नॉन करंट असेट विल बी द फर्स्ट टाइटल। गो फॉर द टाइटल प्लीज। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, असेट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। टाइटल्स लर्न कर लो और उसके बाद अंदर की डिटेल। तो नॉन करंट असेट में स्टार्ट होता है फिक्स असेट, जिसमें सबसे पहला आता है टेंजिबल। सो वी कैन राइट डाउन टेंजिबल फिक्स असेट, इनटेंजिबल फिक्स असेट, दैट इज परफेक्टली ओके। टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स के नोट्स बनेंगे और आप जानती भी हो कि उसमें क्या आता है। जैसे कि जो हमारा टेंजिबल असेट्स है, दैट इज जो दिखती है हमें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये जो बनाया हुआ है वो मैं आपको सम करवाऊंगी तब समझाऊंगी। व्हेनेवर यू हैव डेप्रिशिएशन और ओपनिंग और एडिशन और डिडक्शन होता है असेट्स में, तो हम पूरा एक ब्लॉक ऑफ असेट्स बनाएंगे, तो वो मैं आपको तब सिखाती हूँ। हाल फिलहाल आपको इतना याद रखना है। फिक्स टेंजिबल और फिक्स इंटेंजिबल में क्या आता है। इंटेंजिबल आप अगेन यू नो, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड्स, आज की तारीख में खास करके सॉफ्टवेयर, ये जो हमारे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, एक ज़माने में सिर्फ नहीं आता था गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट,
अब उसमें ब्रांड्स ऐड हो गई है, उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐड हो गया है, तो ये खास याद रखिए। चलिए, तो ये दो चीज़ें। उसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत ही कम होता है, लगभग होता ही नहीं है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, वो भी बहुत कम होता है। देन वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली आपको इसको देखना है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आप चले जाइए लॉन्ग टर्म लोन्स और अदर नॉन करंट एसेट्स, इन दोनों के आपको नोट्स याद रखने हैं। तो देख लेते हैं कहाँ पर है। तो दिस इज योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये जो आपकी बुक में ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मैं उसको इसमें ही ऐड करके आपको सम्स के वक्त समझा दूंगी। देन वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सारे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्रेफरेंस, गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, ये सारे इन्वेस्टमेंट इसमें आएंगे। देन वी हैव दिस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में ज़्यादातर सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड लोन्स एंड एडवांसेस फॉर रिलेटेड पार्टीज होते हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। आपको टाइप्स पता होंगे, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड एंड डाउटफुल, तो यहाँ पर ये सब उसमें आएंगे। देन वी हैव अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स में आपको याद रखना है मेन तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट सबसे लास्ट में, ये अकेला देते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता है कि इसको कहाँ डाल। दिस इज अ पार्ट ऑफ अदर नॉन करंट असेट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एक आई डोंट रिमेम्बर मैंने वो डाला था कि नहीं डाला था वीडियो, छोटा सा मैंने स्टार्ट किया था टू एक्सप्लेन सर्टेन टर्म्स, सर्टेन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, जो हम अकाउंट्स में काफ़ी टाइम से पढ़ते हैं, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता होता, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता क्या है, दिस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता क्या है। तो ये मैंने स्टार्ट किया था, पर बहुत लंबा चला नहीं, क्योंकि हम मार्क्स ओरिएंटेड मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं। हम भाग रहे हैं मार्क्स के पीछे, और उस दौड़ में जो भी बीच में आता है उसे हम कंप्लीट करते हैं। तो हम एक्स्ट्रा चीज़ों में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल कभी डिटेल वीडियो होगा तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इसमें खास होता है। देन वी हैव करंट असेट्स, इसमें सबसे पहला आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट इन एवरीथिंग, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप, राइट। उसके बाद आता है इन्वेंटरीज, ये डेफिनेटली होगा इन्वेंटरीज, जिसमें हमारा फेवरेट होता है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जिसे हम कहते थे, बट हियर वी आर ओनली राइटिंग डाउन इन्वेंटरीज एंड दैट इज स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल ये भी होगा आपका, जिसमें डेटर्स एंड बीआर मेन होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ है, ये रहा डेटर्स एंड बीआर। डेटर्स में अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का एडजस्टमेंट है तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे उसने कहा कि मैक्सिमम 4 एडजस्टमेंट होने चाहिए, तो अगर एडजस्टमेंट डालने की इच्छा होती है प्रोफेसर की, एग्जामिनर की या पेपर सेटर की, तो एक वो ये डाल देता है डाउटफुल डेब्ट्स वाला। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी डेफिनेटली होगा, जिसमें कैश एंड बैंक बैलेंस होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये दोनों ही ज़्यादातर होते हैं। देन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज एंड अदर करंट असेट्स। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज में आपका ये बहुत कम होता है, बट दिस लोन एंड एडवांसेज फॉर लेस देन 12 मंथ्स। और वो जो हमने आगे लोन एंड एडवांसेज पढ़े दैट इज मोर देन 12 मंथ, 1 साल से ऊपर वाला होता है। अदर करंट असेट्स होगा, जिसमें प्रीपेड एक्सपेंस होगा, और जहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज में अनपेड एक्सपेंस था, राइट। एंड द लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म लोन हो गया, अदर करंट असेट्स हो गया। लास्ट वन इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये होता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस शीट हुआ एज पर शेड्यूल 3। मैंने आपको नोट्स के हिसाब से बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही स्पीडीली एक्सप्लेन किया। डॉट्स वाला अगर हम कंटिन्यू करें तो एक टेंजिबल और इंटेंजिबल आएगा। देन वी हैव दिस अदर नॉन करंट असेट्स में मैंने जैसे कहा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये याद रखें। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन दिस इन्वेंटरीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये इतना जो है वो कॉमन है, जो हर एक सम में होगा ही आपका। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको स्पेसिमेन एक्सप्लेन करने के बाद हम एक छोटा सा सम करते हैं, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन आई विल डू वन सम, बट पूरा फुल फ्लेश सम मैं आपको स्लोली ले जाऊंगी, और इसलिए मैंने डिबेंचर की जगह इसको चूज किया है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली यू नीड टू वर्क हार्ड। देखिए, एक 27 का लास्ट वाला गुजरात यूनिवर्सिटी 22 में पूछा हुआ शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट सम्स के भी चांसेस हैं, 2 सम्स कंबाइन करके आपको एक बड़ा सम पूछा जाए, या फिर एक ही सम बड़ा पूछ लिया जाए।
है ना, तो ये हर तरह से हो सकता है। तो 27 गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। उसने क्या बोला कि सिर्फ ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज की नोट्स बनाओ, तो इसमें नंबर देने की कोई जरूरत नहीं। नोट ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी 1 और 2 भी दे सकते हैं, या फिर सिर्फ इतना ही लिखिए नोट ट्रेड पेबल नोट अदर करंट लायबिलिटी। इसमें से चूज करना है कि ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा। ये दोनों ही लायबिलिटी साइड्स के हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोविजंस में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी अदर करंट लायबिलिटीज है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके ट्रेड पेबल्स में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑल्सो अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। बिल्स पेबल आपका ट्रेड पेबल्स में आएगा। अनपेड डिविडेंड आपका अदर करंट लायबिलिटीज में, एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ऑल्सो पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज। तो ट्रेड पेबल्स यहाँ पे मैंने लिखा, हियर वी कैन राइट डाउन पर्टिकुलर एंड रुपीज, इधर वी आर कैन राइट डाउन पर्टिकुलर एंड रुपीज। लिसन, आउट ऑफ जो भी आपके मार्क्स है, अगर आपका फर्स्ट एग्जाम 40 मार्क्स का है एंड आपका सब कुछ बिल्कुल ही करेक्ट है, एक भी सम गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, तो व्हेन अ प्रोफेसर और व्हेन अ पेपर चेकर वांट टू गिव यू 40 आउट ऑफ 40, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें फिर उसके लिए मायने बना हो जाती हैं। अदरवाइज तो आपका जो आंसर है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अलावा सब कुछ आएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का नोट अलग है, तो सिर्फ आपको ये क्लासीफाई करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ट्रेड पेबल में जैसे मैंने कहा कि 2 चीज़ें फिक्स है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और उसी तरह ट्रेड रिसीवर्स में 2 चीज़ें फिक्स है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अदर करंट लायबिलिटीज। ये याद रखिए कि ये ट्रिक ज़्यादा काम करेगी फाइनल अकाउंट में, बजाय कि आप बैठ जाइए अपनी चोटी बांध के और रट्टा मारने बैठिए। रट्टा मारने का तो मैं कभी प्रेफर करती नहीं हूँ। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर लिखेंगे हम BOD, दैट इज 30,000, सीधा बाहर ही जाने दे रही बिकॉज वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट। देन वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 यहाँ पर। Then we have outstanding expense, that is also part of other current liabilities, which is 10,000. Then we have bills payable, that is part of your trade payables. Bills payable is 30,000. Then we have unpaid dividend. Unpaid dividend is part of your other current liabilities, 10,000. Then we have outstanding expense, interest on borrowing, which is also part of your other current liabilities, 35,000. So that's it। एक यानी 6 आइटम है, आ गई है। सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पे नहीं आएगा। So 1,10,000 is your note of trade payables total, and this is 85,000. 85,000 is your other current liabilities. So this is a short question, 27 number, but this is asked in University 22। उसके बाद जो मैं आपको सम कराऊंगी दैट इज अगेन पार्ट ऑफ अ शॉर्ट सम, लेकिन यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ है, तो जैसे मैंने कहा कि वो कंबाइन कर सकती है आपके लिए। यस, दिस वन इज 21 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ मधुवन लिमिटेड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। और आप देख सकते हैं कि उसको 2 पार्ट में पूछा हुआ है। सेकेंड पार्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बाद में, पहले बैलेंस शीट को कवर कर लेते। तो हम ये वाला करेंगे, बट दैट इज डेफिनेटली इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा नोट्स बनेंगे। भले ही वो शॉर्ट सम से, पर नोट्स काफ़ी बनेंगे। तो आपका जो होमवर्क है, वो होमवर्क ये है कि अगर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो वाला सम करवाती हूँ और उसके बाद मैं आपको एक एडजस्टमेंट के साथ बड़ा क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपका काम है टू रिमेंबर नोट्स। आपको नोट्स याद करने हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है आपको कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, किस तरह से याद रखनी है। दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आप इस तरह से करते हैं तो फाइनल अकाउंट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, खास करके ये चीज़ें। तो आप ये याद करिए और उसके साथ की नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ वन मोर सम। बेस्ट ऑफ लक।